बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले मेरा दिल था कि चैप्टर 20 शुरू किया जाए और उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस बनाई जाएं। उसके बाद चैप्टर 21 शुरू किया जाए और उसके भी जितने टॉपिक्स की वीडियोस हैं वो बनाई जाएं। और उसके बाद जो हमारे लास्ट 4 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वो सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की उनकी वीडियोस बनाई जाएं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर चैप्टर 18 के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले चलें चैप्टर 18 के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 20 शुरू करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है चैप्टर नंबर 18 का। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in n-type substances differ from the motion of holes in a p-type substance। कि हमें पता है कि जो n-type मटेरियल होते हैं, n-type मटेरियल होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो ये n-type मटेरियल बन जाता है, जिसमें हमें फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और जो पी टाइप है उसमें जब हम वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम पी टाइप सब्सटेंसेस कहते हैं। तो पूछा यह गया है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मोशन पी टाइप में होल्स की मोशन के साथ होल की मोशन से किस तरह से डिफर करती है, किस तरह से दोनों की मोशंस आपस में डिफरेंट है। तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। पहले एक टिपिकल सा इसका आंसर देंगे, उसके बाद इसकी गहराई में इंशाल्लाह जाकर देखेंगे इसकी मज़े की कहानियां हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास एन टाइप है और ये हमारे पास पी टाइप है और ये दरमियान में डिप्लेशन रीजन है। तो डिप्लेशन रीजन है तो यहाँ पर क्या है, फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स है होल्स हैं। और जब हम इनको बैटरी से अटैच करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यानी एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जो ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये क्या करेगा, होल्स को अपनी तरफ खींचेगा और होल्स इस तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होगी वो इस तरफ होगी। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो दोनों की मोशन है पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंसेस में जो इलेक्ट्रॉन, एन टाइप सब्सटेंसेस में जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है और पी टाइप सब्सटेंसेस में जो होल्स की मोशन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक हो गया। तो यही उसने पूछा हुआ था। अब हम देखते हैं इसका एक लॉजिकली आंसर। तो देखिए, अगर आप सोचें कि क्या होल्स मूव कर सकते हैं या क्या होल्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, होल बनता कैसे है। अगर ये हमारे पास सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन और यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यानी ये क्या है, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है। और अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर में मैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डोप कर दूं यानी कोई एल्यूमिनियम डोप कर दूं, तो हमें पता है उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके साथ शेयर कर लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा और यहाँ पर एक वैकेंसी बच जाएगी यानी एक होल बच जाएगा। अब एक होल बचेगा। अब अगर हमें इस होल को मूव कराना है तो मतलब इस पूरे ये जो एटम है इसको मूव कराना पड़ेगा, तभी तो होल मूव करेगा। यानी कि जो होल है उसको बैटरी के लिए होल को मूव कराना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि होल्स मूव करते हैं तो वो किस सेंस में हम कहते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि होल मूव करते हैं तो वो किस सेंस में करते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर ये हमारे पास बहुत सारे होल्स हैं, हम थोड़े से इसको बड़े बना लेते हैं ताकि समझ सही आए। ये हमारे पास होल्स हैं, ये हमारे पास होल्स हैं और ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक वैकेंसी है और यहाँ पर क्या है, होल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करें यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें तो यहाँ से ख़त्म, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ख़त्म।
अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे और यहां से भी इलेक्ट्रॉन खत्म। तो देखिए पहले होल इधर था, अब होल इधर आ गया है, तो क्या आप कह सकते हैं कि होल इधर से इधर मूव करके गया है? नहीं कह सकते भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किए हैं, लेकिन हमें इस तरह से लगा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किए हैं और होल इस तरफ मूव किए हैं, हमें इस तरह से लगा है, लेकिन एक्चुअल में जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से बता रहे हैं कि हमें लगता है कि होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि होल्स उस तरफ मूव कर रहे हैं, वैकेंसी आस्ता आस्ता उस तरफ मूव कर रही है। तो सेम यही फिनोमेना हम इधर भी लेते हैं, इसी फिनोमेना को ज़हन में आप रख के इधर भी कहते हैं कि होल्स जो हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मोशन है वो आपस में वो क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इस सेंस में हम कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सब्सटेंसेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सब्सटेंसेस आर होल्स, ठीक है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। मेजॉरिटी मतलब जो तादाद में ज्यादा होते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। The motion of electrons in n-type substances is much faster than motion of holes in p-type substances के electrons की n-type substances में motion बहुत तेज होगी as compared to motion of holes in p-type substances, कि यहाँ से electrons की motion काफ़ी तेज होगी, लेकिन यहाँ पर जो जब electron इस तरफ आएंगे तो holes क्या करेंगे, हमें इस तरफ move होते हुए नजर आएंगे और वो motion slow होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से स्पीड में जाएंगे और यहाँ से होल्स को क्रॉस करके जाएंगे और हमें लगेगा कि होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो जो होल्स की इस तरफ मोशन होगी वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी एज कंपेयर टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस। ठीक हो गया, तो ये भी चीज़ इसमें याद रखनी है। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हमें कहता है, What is the net charge on a n-type or p-type substances? कि n-type या p-type substance पर net charge क्या होता है? तो सबसे पहले आपने लाइन लिखनी है कि p-type and n-type substances are neutral। तो अगर सिर्फ आप ये एक लाइन लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और जो 1 नंबर होगा वो इसकी रीजन का होता है। तो देखते हैं कि ये p-type और n-type substances ये न्यूट्रल किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एन टाइप की, कि एन टाइप न्यूट्रल किस तरह से है। एन टाइप मटेरियल बनते कैसे हैं कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ वो फास्फोरस है, ठीक है। और जब फास्फोरस यहाँ पर ऐड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई इस पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लिहाजा जो इस पे चार्ज है वो नेगेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर हम इस पूरे मटेरियल की बात करें, पूरे मटेरियल की बात करें तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन्स हैं, यानी कि जो फास्फोरस था वो ऐसा होल के वो न्यूट्रल है, और जो सिलिकॉन का ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स है ये भी क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इम्प्योरिटी एटम्स को न्यूट्रल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो एटम्स हैं उसमें हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो जब न्यूट्रल को न्यूट्रल में ऐड करते हैं तो कोई हमारे पास उस पर चार्ज नहीं होता। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये फ्री चार्ज कैरियर है, लेकिन है तो इस मटेरियल के अंदर ही, इसे बाहर तो नहीं गया। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल से बाहर चला जाए तब इस पे क्या हो जाएगा, पीछे पॉजिटिव आयन ये बन जाएगा, लेकिन चूंकि इसके अंदर ही है और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद इसमें बराबर है इस मटेरियल में फास्फोरस के ऐड करने से भी, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पूरा मटेरियल, ये जो एन टाइप मटेरियल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह जो पी टाइप सब्सटेंस होते हैं उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज न्यूट्रल एटम्स होते हैं और उनको हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी न्यूट्रल एटम्स के अंदर ही ऐड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पी टाइप सब्सटेंस बनता है उस पर कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद उसमें बराबर होती है, तो इस वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं आता। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या है, एन टाइप है। अब हम कहेंगे उसमें फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल है।
इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि न्यूट्रल एटम्स को न्यूट्रल में ही ऐड किया है। अगर हम पी टाइप की बात करें तो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर होल्स हैं तो फ्री चार्ज करें होल्स हैं, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पी टाइप भी क्या है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल इंप्योरिटी एटम्स को ही हमने न्यूट्रल इंप्योरिटी एटम्स को न्यूट्रल प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स में ही हमने ऐड किया है। तो इसलिए पी टाइप और एन टाइप पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि P type and N type substances are neutral since they are made as a result of atoms of impurity. Atom as whole is neutral, therefore there is no net charge on P type or N type substances है। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है द एनोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बाइस्ड? कि जो डायोड का एनोड है वो 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो क्या ये फॉरवर्ड बाइस होगा? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर हम करते हैं। तो देखिए अगर हम डायोड बनाएं तो डायोड क्या है, पीएन जंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं, जिसका सिंबल है कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें ये लाइन सी ये किस चीज को शो करती है, एन को, और ये जो एरो है ये किस चीज को शो करता है, पी को। तो ये क्या है, ये एक डायोड है। इसको अगर हम खोल के बनाएं तो ये किस तरह का बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा कि जिसमें दरमियान में डिप्लीशन रीजन, और ये एन टाइप और ये पी टाइप, और पी टाइप में हमें पता है क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर देखिए पी टाइप ये एज एनोड काम करेगा और एन टाइप ये एज कैथोड। अब यहां पर उसने कहा है कि जो हमारे पास एनोड है वो 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि ये जो एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और एनोड जो है ये 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो क्या ये फॉरवर्ड बाइस होगा? तो यहां पर देखिए तो पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी से अटैच है, तो यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है। अगर एनोड पॉजिटिव जो हमारे पास एनोड है वो 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि क्या फॉरवर्ड बाइस तो है, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर फॉरवर्ड बाइस कोई चीज़ हो तो उसमें करंट फ्लो करता है, तो ये फॉरवर्ड बाइस है तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए अगर हम सिलिकॉन की बात करें, मैं अगर कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन है ये सिलिकॉन की बनी हुई है, ठीक है, और सिलिकॉन के अंदर हमने ये ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप करके पीएन जंक्शन से बनाई हुई है। तो अगर सिलिकॉन की बात करें तो उसमें ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये कितना होता है, ये 0.7 वोल्ट का होता है। कितना होता है? 0.7 वोल्ट का। और अगर ये पीएन जंक्शन जर्मेनियम की बनी हुई है, इसमें हमने जर्मेनियम यूज किया है, तो उसमें जो पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन हमने इसमें यूज किया पीएन जंक्शन में, तो यहां पर जो हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा का देना पड़ेगा, तब करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी 0.2 लेस देन 0.7 है, लिहाजा करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के केस में अगर ये जर्मेनियम हमने इसमें यूज किया पीएन जंक्शन में, तो जर्मेनियम के केस में क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है ये बैरियर पोटेंशियल। यानी कि अगर इस पोटेंशियल को ओवरकम करना है तो हमें यहां से जो पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो एनोड है वो कैथोड के रिस्पेक्ट से कितना हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, वो 0.2 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। इसका मतलब है कि जर्मेनियम के केस में भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि 0.2 इज लेस देन 0.3 वोल्ट है। तो इसलिए अगर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ है तो फॉरवर्ड बाइस होने के बावजूद भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई चार्जेस का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके पी टाइप में नहीं आएंगे। तो ये था इसका आंसर। तो अब इसको देखते हैं कि लिखा हुआ कैसे, यस इट इज फॉरवर्ड बाइस, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा।
यस इट इज फॉरवर्ड बाइस। अब रीजन इसकी लिखते हैं, इफ द एनोड ऑफ द डायोड, इफ द एनोड ऑफ अ डायोड इज एट हायर पोटेंशियल 0.2 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट से एनोड जो है वो 0.2 वोल्ट हायर पोटेंशियल पर है, सो पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। तो पीएन जंक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड बाइस। भाई ये तो पक्का हो गया। क्या करंट फ्लो करेगा? अब उस पर आते हैं। इन केस ऑफ सिलिकॉन जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। इन केस ऑफ जर्मेनियम बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट। सो डायोड विल नॉट कंडक्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, कि डिप्लीशन रीजन में क्यों चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उसका देखते हैं। डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर क्यों प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब हम इसकी सिर्फ बात करने वाले हैं। यहां पर देखिए ये क्या था, एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है। और पी टाइप हमें पता है कि जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और सॉरी ये पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप में जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और एन टाइप में जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हो गया। यहां पर भी हम बना देते हैं होल्स और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, और ये दरमियान में जंक्शन इनके। अब हमने क्या करना है, हमने अलाउड करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के साथ मिल जाएं। देखिए जब एन अलहदा पड़ा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें चार्ज क्या है, फ्री चार्ज कैरियर्स है, और यहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर होल्स हैं पी टाइप में। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करके इधर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस होल को फिल कर देगा। और होल क्या है, होल जस्ट एक वैकेंसी है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने उसको फिल कर दिया तो वहां से होल क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन यानी अब वो वैकेंसी नहीं रही, तो यहां से होल भी खत्म। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके पी टाइप में आ गया है, तो यहां से होल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म, और यहां पर आया, लिहाजा वैकेंसी यहां पर खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये दरमियान में एक रीजन बन जाएगा, ये दरमियान में एक रीजन बन जाएगा कि जहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, सिर्फ फ्री चार्ज कैरियर, जहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा। क्यों? देखिए जब यहां से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आया तो यहां पर उसने क्या छोड़ा, पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है ना। एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब कमी आ गई है, और यहां से मूव करके वो किधर आया, इस तरफ आया, तो यहां पर एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके आया है वहां पर पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। और जहां पर वो मूव करके गया है, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया है, लिहाजा वहां पर एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह जब ये गया तो यहां पर भी पॉजिटिव आयन, इधर गया तो यहां पर नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, डिप्लीशन रीजन बन गया है। डिप्लीशन मतलब कमी हो जाना, तो डिप्लीशन रीजन ये बन गया है। अब इस डिप्लीशन रीजन में क्या होगा कि यहां से जो मजीद इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अब जाहिर है मजीद इलेक्ट्रॉन भी चाहेंगे कि हम जंप करके होल्स को नेक्स्ट होल को फिल कर दें, तो मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये जो नेगेटिव आयन है ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि भाई दूर ही रहो। जब ये रिपेल करेंगे तो इस एरिया में कोई फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं रहेगा। अब ये जो पॉजिटिव है आयन और नेगेटिव आयन है ये मूव नहीं कर रहे, ये स्टैटिक है, और हम बात कर रहे हैं फ्री चार्ज कैरियर्स की। यहां पर कहीं पर आपको फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, या कोई फ्री चार्ज कैरियर्स इस रीजन में होल जो है फ्री चार्ज कैरियर एज अ होल वो हमें मिल रहा है जो ऐसे से मूव कर रहा है, नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव आयन की देर बन गई है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने ही नहीं दे रही, कह रहे पीछे ही रहो। तो एक ये रीजन बन जाएगा, ये वाला रीजन बन जाएगा जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, और इसमें कोई चार्ज कैरियर, कोई फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होगा। यानी इस रीजन में कोई हमें इलेक्ट्रॉन और होल
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन है इसमें कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन में से डिफ्यूजेस इनटू पी रीजन इट लीव्स बिहाइंड अ पॉजिटिव आयन, ये अपने पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा। When this electron recombine with the hole in p region, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया है जब p रीजन में मौजूद होल के साथ रिकम्बाइन करेगा, नेगेटिव आयन इज फॉर्म, तो वहां पर एक नेगेटिव आयन बन जाएंगे। ठीक है, सो नो चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल इन दिस रीजन, सो इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर होंगे लेकिन दरमियान में कोई नहीं होगा अवेलेबल इन दिस रीजन दो इट कंटेन्स इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है जो मूव नहीं कर रहे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ अ डिप्लेशन रीजन, कि अगर हम फॉरवर्ड बायस करें डायोड को या रिवर्स बायस करें तो उससे डिप्लेशन रीजन पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हल्का सा पहले बता देते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन रीजन होती है वो कम हो जाती है और रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन रीजन होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो देखते हैं किस तरह से। देखिए यहां पर अगर हमारे पास ये है एन टाइप, ये पी टाइप में हमें पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, और ये दरमियान में क्या है, डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, जहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमें इसको फॉरवर्ड बायस बनाना है तो हम क्या करते हैं, पी टाइप को बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, और यहां पर हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, यहां पर पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव आयंस होते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि देखें, पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा इस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा इस तरफ, और पॉजिटिव टर्मिनल्स होल्स को धक्का मारेगा इस तरफ। यानी कि दोनों को धक्का पड़ रहा है इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव होल्स में हम कहते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यानी ऐसे इनको धक्का पड़ेगा, तो क्या होगा, दरमियान वाली डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं, और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिप्लेशन रीजन है वो फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है। तो एक तो आसान तरीका था ये समझाने का, लेकिन थोड़ी सी अब लॉजिकली बात भी करते हैं कि बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरह से है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और जो हमारे पास पी एन जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, वो इस तरफ है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो ये दोनों क्या कर देती हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कैंसिल कर देती हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन मजे से इधर से ऐसे फ्लो करेंगे और ऐसे सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट चलता है। तो दोनों तरीके, जिस मर्जी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एक रीजन तो इसकी ये थी। अब वैसे तो ये सारी चीजें हम लॉन्ग टॉपिक में कंप्लीट तफसील से पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पता करें कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में याद रखें कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आराम से इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का मारेगा, पॉजिटिव इधर मारेगा, डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं रिवर्स बायस में क्या होगा। रिवर्स बायस सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरह से हम बनाते हैं इसको, कि अगर हम पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दें और जो हमारा एन टाइप है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा
जो हमारे पास है रिवर्स बायस मान जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए एन टाइप किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज करके किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो होल्स है पी टाइप के ये किससे अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर खींचेगा, नेगेटिव टर्मिनल होल्स को इधर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस तरह से खींचने होंगे तो दरमियान वाली डिप्रेशन रीजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही तो उसने पूछा था कि डिप्लेशन रीजन पे क्या फर्क पड़ता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में जो हमारे पास है विड्थ है, ठीक है, डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो कम हो जाएगी, और जो रिवर्स बायस है उसमें डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर होल्स इधर इंक्रीज कर जाएगी। तो एक तो रीजन ये है, ठीक है। अब इसी को यहाँ में थोड़े दूसरे तरीके से लॉजिकली वे में हम इसको बताते हैं, ठीक है, ये तो जस्ट याद रखने के लिए। एक लॉजिकली वे में भी हम इसको बताते हैं कि यहां पर देखिए इस बैटरी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, इस तरफ है, और यहां पर आपको पता है इधर पॉजिटिव बनते हैं, इधर नेगेटिव बनते हैं, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ। यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर की भी होगी ना, पॉजिटिव आइन है नेगेटिव आइन है, तो पॉजिटिव आइन से नेगेटिव आइन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इनकी जो बैरियर पोटेंशियल बैरियर की वजह से ये जो पोटेंशियल इधर क्रिएट हो गया है, जो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मिल के इनहैंस हो जाएगी, और जब इनहैंस हो जाएगी तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब डिप्लीशन रीजन जो है वो यहां तक आ जाएगा, यहां तक, ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव नहीं कर पाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप में होल होते हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट चलेगा जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक हो गया। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि क्यों इसकी डिप्लेशन रीजन की विड्थ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स डू नॉट एमिट लाइट, कि जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड होता है, आम सिलिकॉन डायोड होता है, वो जो है वो लाइट एमिट क्यों नहीं करता। तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में क्या होता है, ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड दो रीज़न है इसकी, ठीक है, कि ये लाइट एमिट क्यों नहीं करता। एन टाइप, पी टाइप, होल्स इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां पर क्या होगा, हम डिप्लीशन इनफिलर खत्म कर रहे हैं, यहां पर बना ले इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर होल्स है। अब यहां पर क्या होगा, याद रखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मिलते हैं तो एनर्जी एमिट होती है, लाइट एमिट होती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ एमिट होल्स के साथ मीट करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, तो फिर हमारे पास जो लाइट एमिट होती है वो इनविजिबल रीजन में होती है, कि जो आम आंख से नजर नहीं आती, ठीक है, हीट रेडिएशन के सेंस में, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन की सेंस में एमिट होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन हमें आम आंख से नजर नहीं आती। तो फिर से बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स के साथ मिलते हैं ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में, तो इनविजिबल लाइट एमिट होती है, यानी हीट एनर्जी की फॉर्म में एमिट हो जाती है, हीट बन के एमिट हो जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इंफ्रारेड रीजन में एमिट होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है वो लाइट एमिट नहीं करता, ठीक है, विजिबल रीजन में लाइट एमिट नहीं करता, बल्कि इनविजिबल रीजन में करता है। तो एक रीजन तो इसकी ये है। दूसरी रीजन ये है कि जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड होता है वो ओपेक होता है, ठीक है, ओपेक टू लाइट होता है, मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट। ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में से लाइट पास नहीं कर सकती, लाइट पास नहीं कर सकती। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है और ये ओपेक टू लाइट है, मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। तो अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स के होल्स के साथ मिलने से अगर लाइट प्रोड्यूस हो भी जाती है, वैसे तो होती नहीं है, इनविजिबल रीजन में होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है,
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हो भी जाए तो ये नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट है, मतलब कि लाइट है इसमें से पास नहीं कर सकती, तो वो लाइट बाहर ही नहीं आ पाएगी। अगर प्रोड्यूस हो भी गई गलती से तो वो बाहर ही नहीं आ पाएगी। ठीक हो गया? तो ये मतलब होता है ओपेक टू लाइट है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें ओपेक तो ओपेक टू लाइट है, और दूसरी कि इसमें प्रोड्यूस इनविजिबल लाइट होती है, यानी हीट एनर्जी की सेंस में, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में। तो इसका आंसर क्या आप कह रहे हैं? पहली रीजन क्या है? इट इज ओपेक टू लाइट। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या है? इन ऑर्डिनरी सिलिकॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड क्रॉस द जंक्शन एंड रिकंबाइन विद द होल्स, क्रॉस द जंक्शन एंड रिकंबाइन विद द होल्स ऑन पी साइड, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट की फॉर्म में काफी एनर्जी क्या हो जाती है? एमिट हो जाती है। ठीक है, मैंने कहा था ना इनविजिबल लाइट या हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है? एमिट हो जाए। इंफ्रारेड रीजन हम इसी में वो लाई करती हैं फॉर्म हीट, दैट इज व्हाई दे डू नॉट एमिट लाइट। ठीक है, अच्छा ये नहीं होते। अगर ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है वो लाइट एमिट नहीं करता, तो फिर कौन से सिलिकॉन डायोड हैं जो लाइट एमिट करते हैं? तो अगर हम यूज करें गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, तो ये जो हमारे पास मटेरियल होते हैं इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मिलते हैं तो जो फोटॉन्स एमिट होते हैं, यानी जो एनर्जी एमिट होती है, वो विजिबल रीजन में होती है। यानी इन मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ मिलेगा तो विजिबल लाइट एमिट होगी, लेकिन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में हीट एनर्जी की फॉर्म में वो एमिट हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई अ फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स्ड बाय स्टेट, कि फोटोडायोड को हम रिवर्स्ड बाय स्टेट में क्यों ऑपरेट करते हैं, यानी उसकी रिवर्स बायसिंग हम क्यों करते हैं। देखिए, फोटोडायोड यूज होता है डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए। फोटोडायोड एक ऐसी डिवाइस है कि जो कोई यूज होती है डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए, कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो करंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और जब लाइट नहीं पड़ रही हो तो पड़ रही होती तो करंट निग्लिजिबल होता है। अब वो किस तरह से होता है वो चीज देखते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? पी एन जंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फोटो डायोड है, ठीक है, कि यहाँ पर एन टाइप, यहाँ पर पी टाइप, और एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और इसको हम क्या करते हैं? रिवर्स बाइस करते हैं। और उसने पूछा है कि हम इसको रिवर्स बाइस क्यों करते हैं। देखो, रिवर्स बाइस करने का तरीका क्या होता है कि एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दो और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच कर दो, तो ये हमारे पास रिवर्स बाइस बन जाता है। अब रिवर्स बाइस में क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि डिप्लेशन रीजन काफ़ी उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, किस वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी मतलब जो तादाद में कम होते हैं। अब पी टाइप में जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं भाई? पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एन टाइप में इक्का दुक्का होल हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर 20 होल्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 होल्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स की वजह से कितना सा करंट चल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स ये बैटरी की निस्बत जो है बैटरी के रिस्पेक्ट से फॉरवर्ड बाइस है, बाकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो रिवर्स बाइस है। तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल्स हैं, थोड़ा सा करंट चलेगा जिसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं, और हम कहते हैं कि रिवर्स बाइस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। अब फोटोडायोड का फिनोमेना ये होता है कि जब उस पर लाइट पड़ती है, तो करंट जो है वो करंट ज्यादा हो जाता है। अब किस तरह से ज्यादा होता है वो चीज देखते हैं। देखिए, लाइट जब पड़ रही है तो मतलब क्या होगा? एनर्जी है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो जब इस फोटोडायोड पे हमारे पास लाइट पड़ेगी तो जो इस पी एन जंक्शन में मौजूद वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले बंधे हुए थे, अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो फ्री होंगे। जब वो फ्री हो जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ेंगे? होल छोड़ेंगे। तो ये लाइट क्या करेगी? बहुत सारे, जब इस पे पीएन जंक्शन पे लाइट पड़ेगी
तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो जाएंगे। यानी सिलिकॉन का फॉर एग्जाम्पल ये कोवेलेंट बॉन्ड एक बना हुआ है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन गया पीछे होल छूट गया, अगर 10 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड पर तोड़ा है तो 10 पीछे होल छोड़ के जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो लाइट के पड़ने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में भी क्या होता है, इजाफा हो जाता है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड तोड़ा है तो पहले 2 थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे, पहले यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पर 12 हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहले 2 होल से तो अब 12 हो जाएंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज नहीं हो गए लाइट के पड़ने के साथ। तो अब क्या होगा, अब जो रिवर्स करंट होगा, ठीक है, अब जो रिवर्स करंट होगा कन्वेंशनल करंट की बात करें तो अब रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यहां पर लाइट है, इस पर पड़ी है, ठीक है, यहां पर लाइट है, इस पर पड़ी है और हम लाइट को डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस वजह से हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं। अगर हम इसको पहले ही फॉरवर्ड बाइस किया हो तो फॉरवर्ड बाइस की वजह से तो भाई करंट फ्लो करता रहता है, तो अगर लाइट ना भी पड़े तब भी करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन रिवर्स बाइस में करंट तब फ्लो करेगा जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, उसको हम निग्लिजिबल करार देंगे और उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम फोटो डायोड को रिवर्स बाइस करते हैं। अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि लाइट की डिटेक्शन के लिए क्यों भाई, लाइट तो हमें वो नजर आ रही है कि भाई लाइट है, ये रोशनी है, नजर आ रही है किस्म की। देखिए इनविजिबल लाइट को भी डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक रूम में है आप और वहां पर कोई इनविजिबल लाइट है जो आम आंख से नजर नहीं आती, तो उसको कैसे डिटेक्ट करें भाई, फोटो डायोड रखते हैं, करंट इंक्रीज हो जाए तो भाई लाइट इस पर पड़ रही है, चाहे वो इनविजिबल हो चाहे विजिबल हो। ठीक हो गया। तो इनविजिबल और विजिबल दोनों लाइट्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं। ठीक है, करंट इंक्रीज हो जाता है जैसे इस पे लाइट पड़ती है। कौन सा करंट, रिवर्स करंट। Photodiode is basically the device used for the detection of light. Current is negligible due to reverse bias state. अगर हम reverse bias state करेंगे तो करंट क्या होगा, negligible होगा। If light falls on it, then the electron hole pair is generated या created, due to which reverse current increased and hence light can be detected। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स बाइस करते हैं, ताकि करंट इंक्रीज ऐसी होगा हमें पता चल जाएगा कि लाइट फॉल हुई। अगर फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो उसमें तो पहले ही करंट इंक्रीज होता है। Why the base current in a transistor is very small, कि ट्रांजिस्टर में बेस करंट स्मॉल क्यों होता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्यों जो है हमारे पास ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होता है वो बहुत कम होता है। तो पहले ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखिए अगर हम एन टाइप, ठीक है, पी टाइप मटेरियल को 2 एन टाइप के अंदर डोप कर दें, ठीक है, एक पी टाइप सब्सटेंस को 2 एन टाइप के दरमियान डोप कर दें, सैंडविच कर दें, तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एनपीएन भी होते हैं और पीएनपी भी होते हैं, जिसमें ये जो दरमियान वाली स्टेट होगी कोई भी, चाहे वो एन हो चाहे वो पी हो, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। ये वाली बेस है। कलेक्टर का साइज़ क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो हमारे पास एमिटर का साइज़ है वो कम होता है। अब यहाँ पर देखिए, पहली रीज़न तो ये है बेस में करंट कम होने की वजह, पहली रीज़न ये है कि बेस जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। बेस इज़ वेरी थिन, और कितनी थिन, 10⁻⁻6 मीटर तक, 1 माइक्रोमीटर तक, इतनी ज़्यादा थिन होती है। तो इस वजह से बेस करंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का, जिसमें अगर आपने ट्रांजिस्टर वाला लेक्चर देखा हुआ हो तो ये बेस को शो करता है, ये हमारे पास एमिटर को और ये कलेक्टर को। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, दूसरी रीजन क्या है, बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड, बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड। अब यहाँ पर पी रीजन है तो इसमें जाहिर है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे। अब इसमें हम डोपिंग बहुत ज़्यादा कम करते हैं, मतलब जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो बहुत कम करते हैं इस रीजन में, तो होल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कम होंगे। अगर होल्स बहुत ज़्यादा इस बेस में, बेस रीजन में बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर होल्स बहुत ज़्यादा कम होंगे तो फिर करंट जो इसमें होगा वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से ही तो करंट होता है। तीसरी रीजन क्या है, बाइसिंग वोल्टेज बिटवीन बेस कलेक्टर जंक्शन
इज लार्जर देन द वोल्टेज बिटवीन बेस एमिटर जंक्शन, कि जो बाइसिंग वोल्टेज होता है एमिटर बेस जंक्शन का वो कम होता है एज कंपेयर टू बेस कलेक्टर जंक्शन का। अब ये क्या बात हुई भाई, ये हमारे पास इस तरह से कहते हैं कि अगर हम एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करें और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करें, और यहाँ पर एन टाइप को जो हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करें और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करें, तो ये इसकी बाइसिंग हो गई है। अब ये जो वोल्टेज होता है ये हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज है कि जो हमारे पास कलेक्टर बेस है, ठीक है, बेस कलेक्टर जंक्शन में ये जो वोल्टेज होता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और जो हमारे पास एमिटर बेस है बेस एमिटर जंक्शन का ये जो वोल्टेज होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एक रीज़न इसकी ये भी है कि बेस में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर ये आप लेक्चर थॉरोली देखें तो आपको एक एक चीज़ समझ आ रही होगी इसकी, ठीक है। तो तीन रीजन है, एक तो बेस इज वेरी थिन, बेस बहुत ज्यादा थिन होती है। दूसरी बेस इज वेरी लाइट डोट, कि इसमें जो हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं अगर हम एनपीएन की बात करें। तीसरी चीज क्या है कि बाइसिंग वोल्टेज बिटवीन बेस कलेक्टर जंक्शन, बाइसिंग वोल्टेज बिटवीन बेस कलेक्टर जंक्शन इज लार्जर देन द वोल्टेज बिटवीन बेस एमिटर जंक्शन, ठीक हो गया। तो बेस एमिटर जंक्शन का वोल्टेज कम होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन का वोल्टेज हाई होता है, इस वजह से भी बेस में करंट कम होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है उसमें नॉर्मल ऑपरेशन के लिए बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मतलब बैटरी किस तरह से लगाई जाती है, और जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम ये बाइसिंग रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते हैं। तो अगर तो आपने ट्रांजिस्टर वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको मज़े का समझ आएगा, लेकिन अगर नहीं भी देखा तो कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबी कहानी है। तो पहला ये फॉर नॉर्मल ऑपरेशन है, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस है, कि ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हम एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। अब किस तरह से, ये मैंने क्या बताया था कि ये जो हमारे पास है ये सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, जिसमें ये कलेक्टर, ये एमिटर और ये बेस है। और अगर हम NPN की बात करें तो ये N, ये P और ये N, ठीक हो गया। तो NPN ट्रांजिस्टर हमने लिया हुआ है। तो अगर मैं इस एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करूं और बेस को यानी P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमिटर N टाइप है, और कलेक्टर वो भी N टाइप है, उसको अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करूं और ये P टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करूं तो ये हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन क्या बन जाएगी, रिवर्स बायस, क्योंकि N टाइप पॉजिटिव से अटैच है, P टाइप नेगेटिव से अटैच है, तो ये क्या है, रिवर्स बायस। और जो एमिटर बेस जंक्शन है ये N टाइप को नेगेटिव से P टाइप को पॉजिटिव से अटैच कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं कि एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ओके हो गया। अच्छा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ठीक है, तो एमिटर को हम कॉमन कर देते हैं, ठीक है, इनपुट के साथ भी कनेक्ट है और आउटपुट के साथ भी ये कनेक्ट है। तो इसी को ही हमने थोड़ा सा क्या किया, ऐसे टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो एमिटर को नीचे ले आए, बेस को इधर ले आए और कलेक्टर को इधर, तो बेस और एमिटर के दरमियान हम क्या देंगे, इनपुट हम इसको देंगे। अब किस तरह से देखो, यहाँ पर ये फिर क्या होगा, NPN, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर ही लिया हुआ है। तो इसमें नॉर्मल ऑपरेशन के लिए भी हम इसमें भी सेम वही करते हैं कि बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। अब वो किस तरह से करते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर मुझे बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो मैं क्या करूंगा, ये P टाइप है, इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दूंगा, N को नेगेटिव से अटैच कर दूंगा, यानी एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये क्या बन जाएगी, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो बेस एमिटर जंक्शन है, ठीक है, सॉरी एमिटर बेस जंक्शन है, जो एमिटर बेस जंक्शन है ये क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस्ड नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। और जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है
इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस फॉर नॉर्मल ऑपरेशन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब रिवर्स बायस कैसे करेंगे, कलेक्टर क्योंकि एन टाइप है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दें तो रिवर्स बायस हो जाएगा, और जो बेस है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि पी है तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दें तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिवर्स बायस कर दिया। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन की कंडीशन होती है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो इसका इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर एंड द आउटपुट सिग्नल इज टेकन अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर। कलेक्टर एंड एमीटर से क्या करते हैं, आउटपुट सिग्नल लेते हैं। सिमिलरली एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, ठीक हो गया। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, What is the principle of virtual ground? Apply it to find the gain of an inverting amplifier। के virtual ground का प्रिंसिपल क्या होता है और इससे हम गेन कैसे हासिल करते हैं, ठीक हो गया। तो वर्चुअल ग्राउंड को समझने से पहले थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्चुअल ग्राउंड पे आते हैं। तो देखिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जो उसका ओपन लूप गेन होता है वो तकरीबन 10⁵ से 10⁵ होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम उसको छोटू सा सिग्नल दें तो ऑपरेशन एम्पलीफायर उसको काफ़ी बड़ा कर देगा, ठीक है। तो इसका ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है ओपन लूप गेन का, इसका फार्मूला हमारे पास होता है V आउटपुट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ठीक हो गया। और अगर मैं चाहता हूं कि ये ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर ये जो टर्म है इन्वर्सली प्रोपोर्शन इसके, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको फिर बहुत ज़्यादा छोटा होना पड़ेगा। और ओपन लूप गेन क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है 10⁵ तक है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव ये नियरली अप्रोचेस टू 0 है। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव, यानी जितना V पॉजिटिव पे पोटेंशियल होगा उतना ही V नेगेटिव पे भी होगा, ऐसा ही है। तो अब हम इसका थोड़ी सी लॉजिकली बात करते हैं। देखिए अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है जिसमें हम V नेगेटिव को इनपुट देंगे, ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है ना कि अगर हम उसको इस तरह का इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो वो इसको 180 के फेज शिफ्ट पर इन्वर्ट कर देगा और एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये आउटपुट और V इनपुट पे हम इस तरह का सिग्नल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो V नेगेटिव के साथ अगर मैं इनपुट अटैच करूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैं इसको बना रहा हूं, तो फिर V नेगेटिव के साथ मैं क्या करूंगा, इनपुट दूंगा और V पॉजिटिव को ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। और यहां से V आउटपुट हम हासिल करेंगे, ठीक है, आउटपुट गेन करेंगे। तो V पॉजिटिव ग्राउंड है, तो यानी कि V पॉजिटिव क्या है, लोअर पोटेंशियल, मतलब इसका 0 पोटेंशियल है, 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट तक इसका पोटेंशियल है। अब ग्राउंडेड है ना, तो इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब यहां पर देखें V पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल तो 0 है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से हमने कहा है कि ये बहुत ज्यादा लो फिर होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और इतना लो होता है कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव नियरली अप्रोचेस टू 0 होता है, यानी इतना कम ये होता है। तो V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव लिख सकते हैं। तो अगर ये 0 है तो ये भी फिर 0 होगा, क्योंकि V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव है, तो दोनों फिर क्या होंगे, 0 होंगे। अब V पॉजिटिव तो इसलिए 0 है क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और V नेगेटिव ये V पॉजिटिव की वजह से 0 है, ये लेकिन ये ग्राउंडेड नहीं है, V नेगेटिव ग्राउंडेड नहीं है लेकिन फिर भी 0 पर है। इसका मतलब है कि ये वर्चुअली ग्राउंड है, एक्चुअल में ग्राउंड नहीं है, ये क्या है, ये वर्चुअली ग्राउंड है। फिर से बता रहे हैं कि ये V पॉजिटिव है, ये क्या है, ये तो ग्राउंडेड है, इसको तो 0 वोल्ट पोटेंशियल, ये तो ओके हो गया। लेकिन V नेगेटिव ये जो है ये वर्चुअली ग्राउंडेड है, यानी कि यहां पर अगर 0 वोल्ट 0 है पोटेंशियल है, 0 वोल्ट है, तो यहां पर भी 0 ही पोटेंशियल है। लेकिन V नेगेटिव का 0 पोटेंशियल क्यों है, V पॉजिटिव की वजह से है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये इतना काम है कि V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव, तो V नेगेटिव ग्राउंडेड नहीं है, तो इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो हम ये कहते हैं ये वर्चुअली ग्राउंडेड है, एक्चुअल में ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है।
तो इस सेंस में हम कहते हैं कि ये वर्चुअली ग्राउंडेड है। तो वी पॉजिटिव जीरो, तो वी नेगेटिव भी जीरो, वी पॉजिटिव ग्राउंडेड है इसलिए जीरो, और वी नेगेटिव वर्चुअली ग्राउंडेड है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये सारा आपने पहले ये लिखना है, ठीक है, डायग्राम, और ये लिख के उसके बाद आपने लिखना है कि सिंस वी पॉजिटिव इज एट ग्राउंड, वी पॉजिटिव इज एट ग्राउंड, सो वी नेगेटिव इज वर्चुअली एट ग्राउंड पोटेंशियल, दैट इज वी नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो, नियर अप्रोचेस टू जीरो। ठीक हो गया, दिस इज नाउन एज वर्चुअल ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल, दिस इज नाउन एज ए वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल। ओके हो गया, और यही उसने हमसे पूछा था, दिस नाउन एज वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल। तो अगर वर्चुअल ग्राउंड ये वाला आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला टॉपिक देखा हुआ है इन्वर्टिंग का, तो आपको और ज्यादा इसकी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर नहीं देखा तो कोशिश करें कि ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसके पहले टॉपिक्स आपने सारे क्लियर करें। ठीक है, तो फिर ये आपके लिए हलवा हो जाएगा, तो कोशिश करें पहले वो क्लियर करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ठीक है, वो गेट से मुतल्लिक है। ठीक है, नॉर गेट वगैरह वो हमने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो उसके साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको करा देंगे, क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उस लेक्चर के साथ इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 जो इसके एमसीक्यूज है वो कर लेते हैं कि द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन है। इसका थर्ड ऑप्शन होगा वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के दरमियान हम प्लॉट करते हैं। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ एलईडी डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, एमसीक्यूज है ये। तो इसका जो फोर्थ आंसर है, ठीक है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के जो एलईडी से लाइट एमिट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सेमीकंडक्टर की टाइप पे डिपेंड करती है। ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड लाइट एमिट नहीं करते, जबकि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के जो सेमीकंडक्टर वो डायोड्स हैं वो लाइट एमिट करते हैं। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, उसमें ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो ऑप्शन डी है। 4 न्यूमेरिकल का इन अ ब्रिज रेक्टिफायर जो फिगर दी है, व्हेन वी आई इज एट पोटेंशियल पॉजिटिव एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, विच डायोड आर ऑन, D2 एंड D4 ऑन होंगे। ठीक है, द कॉमन एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज गिवन बाय IC बाय IB होगा। ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक फंक्शन इज डिस्प्ले ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट पॉसिबिलिटीज, इसका होगा। द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट OR गेट इज 0 ओनली व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर 0, ये इसका ऑप्शन होगा। अ ट्रू इनपुट NAND गेट विद इनपुट्स A एंड B हैज एन आउटपुट 0 इफ, इसका बोथ A एंड B आर 1। द ट्रूथ टेबल शोन बिलो इज फॉर X NOR गेट का इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे इसके न्यूमेरिकल करें, उसके बाद हम चैप्टर 20 शुरू करें। तो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन समझने के लिए, कंप्लीट समझने के लिए आपको चैप्टर का समझ आना बहुत लाजमी है। तो पहले चैप्टर क्लियर करें, उसके बाद जब शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर ये हलवा हो जाएंगे। तो होप्स हो कि आपको कोशिश की है कि आपको जितना अच्छा सा समझा सकें, लेकिन फिर से कह रहे हैं जब तक चैप्टर क्लियर नहीं होगा ये उस तरह आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करें पहले चैप्टर क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।